हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ही आप लोग को संस्कृतम जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, आप लोग को 2 अध्याय पढ़ा चुके थे, 2 शीर्षक। एक हमने आपको बताया था आप लोग को, पहला शीर्षक शास्त्रकार। उसके बाद हमने दूसरा कल हम लोग अध्ययन किए थे, जिसको आप लोग बोले थे भारतीय संस्कारा। तो यहाँ पे हम लोग एक चैप्टर लिखने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको लिखा गया है 3rd चैप्टर, जो नीति श्लोका लिखा गया है। तो पहले तो आप यह समझिए, यह आपको श्लोक वाला चैप्टर है। तो ऐसे आप लोग को पाठ्य पुस्तक में 4 श्लोक लिखे गए हैं। तो 4 श्लोक वाले चैप्टर है। एक है नीति श्लोक का, ध्यान रखना है, नीति श्लोका। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो आपको भारत महिमा भी है। उसके बाद यदि आप लोग देखिएगा तो इसके बाद हम लोग को मंगलम है और एक मंदाकिनी वर्णनम है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग को श्लोक वाले संबंधित आप लोग को पाठ्य पुस्तक में 4 चैप्टर लिखे गए हैं। नीति श्लोका, भारत महिमा, नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम और मंदाकिनी वर्णनम। तो इस प्रकार से आपको 4 श्लोक वाले चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक ट्यूशन भाग 2 में लिखा गया है। अब हम लोग को उसी 4 श्लोक वाले चैप्टर में से मैं एक चैप्टर आप लोग को आज प्रारंभ करने जा रहा हूँ, एक शीर्षक प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आप लोग को नीति श्लोका। यह चारों श्लोक वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी को माना जाता है दोस्तों। इसी से आप लोग को प्रत्येक वर्ष ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। ऐसे हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझें तो आप लोग को जो लिखा गया है नीति, तो नीति मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा। नीति का अर्थ होता है कुछ ना कुछ दोस्तों ज्ञान। ऐसा चैप्टर है, आप लोग को इस चैप्टर से पढ़ने से कुछ ना कुछ तो आप लोग को जीवन से संबंधित ज्ञान प्राप्त होंगे ही। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को कुल मिलाकर के 10 श्लोक पढ़ना है। तो 10 श्लोक हम लोग 4-5 करके एक पार्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे, इसको इस प्रकार से समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग नीति माने हमने बताया ज्ञान। आप लोगों को नीति श्लोका से संबंधित जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, पहले तो यह चैप्टर आपको कहता है दोस्तों श्लोक। आप लोग जैसे हिंदी में कविता पढ़ते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको जो नीति लिखा गया है तो ज्ञान होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे श्लोक की हम लोग बात करेंगे जिससे हम लोग को दैनिक जीवन से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हमने आपको लिखा कि एक श्लोक आपको पहले तो ये समझे, नीति श्लोक का जो शीर्षक है आपको कहता है कि महाभारत से लिया गया है। कहाँ से? महाभारत। तो आपसे पूछेगा महाभारत से जो लिया गया है, तो महाभारत में बहुत सारे पर्व है, उसी में से आपको कहता है उद्योग पर्व। क्या बोला गया? उद्योग पर्व। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से लिया गया है। तो आप लोग को महाभारत से ही लिया गया है दोस्तों। तो महाभारत का कौन सा पर्व से? तो उद्योग पर्व से आपको नीति श्लोका लिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे जब उद्योग पर्व से लिया गया है तो यहाँ पे आप लोग को जो नीति श्लोका जो हम लोग को हमने बोला कि शीर्षक में टोटल 10 श्लोक पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 10 श्लोक पढ़ने हैं। तो जब 10 श्लोक पढ़ने हैं तो 10 श्लोक जो है लिखा गया, यह आपको कहा जाए तो विदुर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विदुर के द्वारा। तो विदुर के बारे में आप लोग यह समझिएगा, हम लोग पहले तो यह समझे, आपको विदुर नीति समझे पहले, विदुर नीति। तो विदुर नीति जो आपको लिखा गया है, तो विदुर के द्वारा लिखे गए जो आपको पाठ्य पुस्तक है, विदुर के द्वारा संकलित जो आपको कहा जाता है, उसके द्वारा संकलित जो सामग्री है, उसके द्वारा जो आप लोग जैसे आप लोग चाणक्य नीति का नाम सुनते हैं, उसी प्रकार से विदुर के द्वारा एक पाठ्य पुस्तक लिखा गया है जिसको हम लोग विदुर नीति कहते हैं। और उसी में से हम लोग को आप लोग को नीति श्लोका में टोटल 10 श्लोक आप लोग को लिखा गया है। तो यहाँ पे आपसे यह भी पूछ सकता है कि नीति श्लोका में श्लोकों की संख्या कितना है? तो 10 है। किसके द्वारा आपको लिखा गया? तो विदुर नीति के द्वारा। तो विदुर, पहले तो यह समझिए कि जो विदुर जी जो है, विदुर आपको एक मंत्री है दोस्तों। विदुर कौन है? तो विदुर आपसे पूछेगा यह भी कि विदुर कौन था? सैनिक था, मंत्री था कि डॉक्टर था? तो आपको बोलना है कि विदुर क्या था? तो मंत्री था। तो मंत्री जब था विदुर, तो किसका मंत्री था? यहाँ से आपको सवाल यह भी पूछ सकता है। तो आप लोग पता होगा धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र यह नाम से आप लोग परिचित होंगे। तो धृतराष्ट्र का जो मंत्री था उसी का नाम था विदुर। आप लोग महाभारत में से देखते होंगे, आप लोग को महाभारत जो हुआ था युद्ध, जो आपको कौरव और पांडव के बीच हुआ था, तो कौरव जो 100 थे और पांडव 5 थे। तो कौरव तरफ ही एक धृतराष्ट्र जो राजा थे, जो कहने का मतलब जिनकी आंखें नहीं थी, जिनको आप लोग अंधा जो राजा थे, उन्हीं को कहा गया था धृतराष्ट्र। तो उन्हीं के मंत्री का नाम था आपको क्या?
विदुर। तो यहाँ से आपको 2-3 सवाल आपको हमने बताया। पहला तो आपको नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से। इसमें कुल कितने श्लोक है, तो इसमें आपको कुल 10 श्लोक है। आपको कहा जाए श्लोकों का संकलन कहाँ से है, तो विदुर नीति से भी आपसे पूछेगा। तो विदुर नीति जो है दोस्तों, तो विदुर के द्वारा लिखे गए जो पाठ्य पुस्तक है उसी को हम लोग बोले विदुर। तो विदुर कौन था, तो आपको बोलना है कि मंत्री था। तो किसका मंत्री था, तो धृतराष्ट्र का मंत्री था। और धृतराष्ट्र किसके तरफ से थे दोस्तों, तो कौरव तरफ से। किसके तरफ से, कौरव तरफ से जो थे उन्हीं को कहा गया था धृतराष्ट्र। जो अंधे थे उन्हीं को धृतराष्ट्र कहा गया। अब देखिए हम लोग इसमें बात करते हैं, एक एक श्लोक करके हम लोग देखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे, ताकि आप लोगों को जो प्रश्न पूछते हैं ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। जैसे हमने एक श्लोक लिया आप ही के लिए, जैसे हमने एक श्लोक इसी शीर्षक का लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लिया जाए आपको लिखा जाता है कि सत्येन, क्या लिखा गया है, सत्येन धर्म रक्षते, सत्येन धर्म रक्षते। उसके बाद कहता है दोस्तों कि विद्या विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते। उसके बाद कहता है रूपम रूपम मृज्या, रूपम मृज्या रक्षते। तो आप लोग को यहाँ से आप लोग को पहले पढ़ने आना चाहिए। उसके बाद हमने एक लिखा पंक्ति, हमने कूलम ब्रितेन, कूलम ब्रितेन रक्षते। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आना चाहिए श्लोक का अर्थ। यहाँ से जब सवाल हम लोग को सब्जेक्टिव पूछे जाते थे तो यह एक इतना इम्पोर्टेंट श्लोक था, इससे आपको कुछ दोनों सेटिंग में आपको क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते थे। तो यहाँ से हम लोग को 4 प्रकार के सवाल बनते हैं इस श्लोक से। इसको पहले पढ़ लीजिए, सत्येन धर्मा रक्षते, क्या पढ़ेंगे, सत्येन धर्मा रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, रूपम ऋजा रक्षते, कुलम वृतेन रक्षते। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बात समझ लें। एक आप लोग को विभक्ति आप लोग को समझ में आना चाहिए। विभक्ति का ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग किसी भी प्रकार की विभक्ति को आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। जैसे यदि आप लोग को किसी शब्द के अंत में अगर विसर्ग लगा रहता है, हम लोग पुल्लिंग की मैं बात करने जा रहा हूँ, यदि शब्द के अंत में विसर्ग लगा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। तो आपको शब्द के अंत में विसर्ग लगा है तो उसको बोलेंगे प्रथमा विभक्ति। और यदि शब्द के अंत में हम लोग को म लगा रहता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग द्वितीय विभक्ति। क्या बोलते हैं, द्वितीय विभक्ति। और यदि कहता है कि शब्द के अंत में एन लगा रहता है, क्या लगा रहता है, एन लगा रहता है, तो उसको आप लोग बोलिएगा तृतीय विभक्ति। तो यहाँ से आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ भी सत्येन, यहाँ आप लोग को लग रहा होगा योगेन, यहाँ भी दिखाई दे रहा है हम लोग को रूपम ऋजा रक्षते, यहाँ भी वृतेन। तो इस तरह से जो एन एन आप लोग को दिखाई पड़ रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आप लोग को तृतीय विभक्ति है। और यदि आप लोग को और ध्यान दे तो यहाँ पे हमने आय लिखा है, क्या लिखा है, आय। तो आय अगर लिखा है तो उसको बोलते हैं चतुर्थी विभक्ति। क्या बोलते हैं, चतुर्थी विभक्ति। और यदि हम लोग को आत लिखा रहे, क्या लिखा रहे, आत लिखा रहे शब्द के अंत में, तो उसको आप लोग बोलिएगा पंचमी। और यदि शब्द के अंत में हम लोग को स्य लगा रहे तो उसको आप लोग बोलिएगा षष्ठी। और एक हमने और लिखा जिसका बोलते हैं शब्द के अंत में ए लगा रहेगा तो उसको आप लोग बोलिएगा सप्तमी। जैसे आप लोग को किसी ने आपको लिखा ग्रामे, क्या लिखा, ग्रामे। तो ग्रामे में कौन सी विभक्ति है, तो ए लिखा हुआ है तो बोलेंगे कि सप्तमी विभक्ति है। किसी ने आपको लिख दिया जैसे वृक्षात, क्या लिखा, वृक्षात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग को आत दिखाई पड़ रहा है, तो आत दिखाई पड़ रहा है तो हो जाएगा पंचमी। किसी ने आपको लिख दिया कि नगरस्य, क्या लिखा, नगरस्य। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा स्य, तो जब स्य लगता है तो षष्ठी, स्य से क्या होता है, षष्ठी। अगर आत है तो पंचमी, आय है तो चतुर्थी। अगर किसी ने आपको लिख दिया जैसे ब्रिक आपको लिख दिया कि जैसे मान लिया जाए विप्राय, क्या लिखा, विप्राय। तो विप्राय आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आय लगा हुआ है, जब आय लगा हुआ है तो बोलेंगे कि चतुर्थी है। यदि किसी ने आपको रामायण ही लिखा होता तो यहाँ भी आपको आय नजर आ रहा है तो बोलेंगे कि जी चतुर्थी है, क्योंकि आय लगा हुआ है। अब ए जैसे किसी ने लिखा आप लोग को सामने रामेन, यह आपको एकदम याद कर लेना है। जिस प्रकार से आप याद कीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में 1-2 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे 4 अंक के प्रश्न इससे संबंधित आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इन लगा हुआ है तो आप लोग बोल सकते हैं कि जी तृतीय है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे थे ब्रितेन, तो यहाँ भी आपको देख सकते हैं कि तृतीय है। पढ़ रहे थे सत्येन, यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा तृतीय है। तो इस आधार पे आप लोग को
ध्यान रखना है कि विसर्ग है तो प्रथमा, म है तो द्वितीय, एन है तो तृतीय, आय है तो चतुर्थी, आठ है तो पंचमी, स है तो षष्ठी, ए है तो सप्तमी। ऐसे हम लोग व्याकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग को धीरे धीरे आप लोग को इससे मतलब इससे संबंधित कुछ बातें आप लोग जानकारी मिलनी चाहिए। तो हमने आपको लिखा सत्येन धर्म रक्षते विद्या योगेन रक्षते। तो आपको पहली पंक्ति समझिए कि कहता है कि सत्य से, किससे? सत्य से। तो सत्य से किसकी रक्षा? तो धर्म की रक्षा। तो यहाँ से आपको सवाल करेगा कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। तो सत्य वचन बोलने से ही कहा जाता है कि धर्म की रक्षा होती है। तो इस स्टेटमेंट को आपको समझ में आना चाहिए कि सत्येन धर्म रक्षते। तो सत्य वचन बोलने से हम लोग को धर्म की रक्षा होती है। आगे बोलता है कि विद्या योगेन, विद्या योगेन। तो योग आप लोग समझते होंगे, योग का अर्थ ही होता है अभ्यास। योग का अर्थ होता है क्या? अभ्यास। तो अभ्यास जिसको बोल सकते हैं निरंतर अभ्यास। ऐसे योग वगैरह आप लोग तो सुनते होंगे कि योगा कीजिए, योगा कीजिए। तो योगा तो एक दिन करना नहीं है, योगा हम लोग को प्रत्येक दिन करना है, नित्य दिन करना है। तो नित्य मतलब प्रत्येक दिन जब करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो उसी को कहता है निरंतर अभ्यास के द्वारा ही हमारा जो विद्या है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमको बच सकता है। यदि आप लोग पढ़ते हैं किसी विषय वस्तु को, एक दिन पढ़े, दो दिन पढ़े, उसके बाद छोड़ देते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं। और इसी विषय वस्तु की यदि हम लोग निरंतर अध्ययन करते रहते हैं तो हम लोग किसी प्रकार उसको भूलने का कोई संभावना बनता नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है किसी विषय वस्तु को आप देखते रहिएगा तो आपका होगा, अगर देखना छोड़ दीजिएगा तो किसी दूसरे का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि विद्या की रक्षा किससे? तो योग से। तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि निरंतर अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, सत्य वचन बोलने से धर्म की रक्षा होती है। अब यहाँ पे थर्ड हम लोग पंक्ति देखें तो रूपम ऋजा। तो रूप आप लोग को जो लिखा गया है, तो रूप का अर्थ है यहाँ पे हम लोग को चेहरा से। तो रूप का अर्थ यहाँ पे हम लोग को चेहरा से देखेंगे तो चेहरा की जो रक्षा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मृजा। मृजा का ऐसे हम लोग पाठ्य पुस्तक के अनुसार अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है उबटन। और उबटन यदि आप लोग को नहीं समझ में आता है तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, आप लोग आम भाषा में क्रीम पाउडर बोलते हैं। तो साफ सफाई आप बोल सकते हैं। तो क्रीम पाउडर साफ सफाई के पश्चात जो लगाते हैं तो हम लोग को क्या होता है? चेहरा की रक्षा होता है। तो आपसे पूछेगा कि चेहरा की रक्षा मतलब रूप की रक्षा किससे? तो मृज्या से। किससे? मृज्या से। या आपको उबटन ऑप्शन में रहे तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा गया है कूलम ब्रितेन। कूलम ब्रितेन। तो कुल आप लोग समझते होंगे जिसको बोलते हैं कुल खानदान, और ब्रीत मतलब यहाँ पे हम लोग हो गया अच्छे कर्म। क्या हो गया? अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्मों से कहता है कि कुल की रक्षा होती है। तो अच्छे कर्मों से हम लोग को कुल की रक्षा होती है। तो यहाँ से आपको 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सुन लीजिए कैसे पूछे जाएंगे कि धर्म की रक्षा होती है किससे? तो ऑप्शन मिलेगा आपको 4 को। तो वहां पे आपको सत्य रहेगा, तो सत्य से किसकी रक्षा? धर्म की रक्षा। आगे आपको कहता है कि विद्या की रक्षा किससे? तो योग से। रूप की रक्षा किससे? तो मृज्या से। कुल की रक्षा किससे? तो अच्छे कर्मों से आप लोगों को कुल की रक्षा होती है। जैसे हमने आपके सामने कुछ सवाल रखा, जैसे कहा कि आपको अगर बोल दिया जाए कि विद्या, जैसे हमने लिखा कि विद्या केन रक्षते, विद्या केन रक्षते। तो यह आपको प्रश्न हो गया। आपको यहाँ इसके सामने आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि विद्या की रक्षा किससे होती है। जैसे आपको लिख दिया यहाँ पे मृज्या। क्या लिख दिया? मृज्या। यहाँ पे आपको लिख दिया सत्येन। यहाँ पे आपको लिख दिया, मान लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि आपको लिख दिया ब्रितेन। आपको यहाँ पे लिख दिया योगेन। क्या लिखा? योगेन। तो यह बताइए कि जो हम लोग को पूछ रहा है कि विद्या की रक्षा किससे? क्या साफ सफाई से होती है? तो नहीं। क्या सत्य वचन बोलने से होती है? तो नहीं। क्या ब्रितेन माने अच्छे कर्म से होती है? तो नहीं। तो विद्या की रक्षा योगेन माने निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टिक आउट कर देंगे। जैसे हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन अगर इससे में आपको पूछा जाए, मान लिया जाए कि रूपम केन रक्षते, रूपम केन रक्षते। तो यहाँ से आपसे सवाल करेगा कि रूप की रक्षा किससे? तो रूप की रक्षा किससे होता है? मृज्या से होता है। किससे होता है? मृज्या, जिसको बोलते हैं साफ सफाई। क्या बोलेंगे? साफ सफाई। यदि आपको बोला जाए कि कूलम केन रक्षते, उसी प्रकार से हम लोग थर्ड प्रश्न क्यों चले तो कहेगा आपको कूलम केन रक्षते। तो कूलम केन रक्षते कहने का मतलब यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है
कुल खानदान की रक्षा किससे होती है? तो अच्छे कर्मों से। तो अच्छे कर्मों जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। तो इस आधार से आपको सवाल पूछे जाएंगे कि सत्य से किसकी रक्षा? तो धर्म की रक्षा। अभ्यास से किसकी रक्षा? तो विद्या की रक्षा। अच्छे कर्मों से किसकी रक्षा? तो कुल की रक्षा। उपटन जिसको बोलते हैं साफ सफाई से रूप की रक्षा। तो यह आपको श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसका हिंदी भी आपको अब तक बोलना आ जाना चाहिए कि सत्य वचन बोलने से धर्म की रक्षा होता है, निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है और अच्छे कर्मों से कुल की रक्षा होती है। तो इससे संबंधित आपको 4 प्रकार के सवाल हमने बताया कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो शब्द से होती है। सेकंड सवाल बताया कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है। आपको कहता है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृजा से होती है। कुल की रक्षा किससे होती है? तो ब्रिटेन से होती है। तो इस आधार पे आप लोग प्रश्न आपसे अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे हमने आपके सामने जो रखा दोस्तों, हमने सेकंड जो टर्म, तो सेकंड टर्म आप लोग देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है जो आपको